तो शायद उस सवाल में ऐसा कुछ था कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ पैराबोलास whose axis of symmetry is parallel to y axis, है ना, whose axis of symmetry is parallel to y axis, मतलब ऐसे पैराबोलास की फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना था जिसका एक्सिस पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस है ना, जैसे ये है, ये एक ऐसा पैराबोला है जिसका आप एक्सिस देख सकते हो दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, है ना, यही सवाल था शायद कि ऐसे पैराबोला जिसके एक्सिस पैरेलल टू क्या है, वाई एक्सिस। ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं ना, सॉरी ऐसे बहुत सारे पैराबोलास हो सकते हैं, दीज पैराबोलास, है ना, उल्टे वाले पैराबोलास भी हो सकते हैं ऐसे लाइक दिस। तो इनकी फैमिली अगर लिखनी है तो ये तो मुझे क्लास 11th में सिखाया गया है कि क्लास 11th में हमने बताया था कि इस तरह के पैराबोलास को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लाइक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह की पैराबोलास की फैमिली को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लाइक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लाइक दिस। तो अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हो तो हाउ मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट देयर, 3। और ये इतना मस्त इक्वेशन है कि एक एक बार डिफरेंशिएट करो, एक एक कांस्टेंट खत्म। आप देख सकते हो कि पहले इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2ax प्लस बी, सी गायब पहले डिफरेंशिएशन में। दूसरे डिफरेंशिएशन में 3 बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, है ना, फिर भी किसी को डाउट हो तो बतलाइएगा। तो बी गायब, और 3 बार डिफरेंशिएट करना ही करना है, तो जब तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी साफ। तो ये जो फाइनली आएगा, दिस विल बी द डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ पैराबोलास whose axis is parallel to y axis, whose axis is parallel to y axis। तो ये फाइनल इसका आंसर होगा, देख लीजिए। बता दीजिए अगर क्लियर है तो बता दीजिए बच्चों। ठीक है भाई, चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। नेक्स्ट हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले। सॉल्विंग का समझ गए थे लास्ट क्लास में, सॉल्विंग क्या होता है भाई, कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि y एज अ फंक्शन ऑफ x फाइंड आउट करना, y एज अ फंक्शन ऑफ x फाइंड आउट करना सच दैट कि वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, है ना, y एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना जो उसको सेटिस्फाई करेगा। और उसमें हमने देखा भी था कि भाई इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होते हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होते हैं। तो जब हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे दोस्त, तो इसके वैसे तो 3 टाइप होते हैं, बट मुख्यतः 2 टाइप है ना, जो हमें पढ़ने हैं। एक तो है भाई जनरल सॉल्यूशन, एक क्या है भाई, जनरल सॉल्यूशन। अब बोलोगे कि जनरल सॉल्यूशन किसको कहोगे सर, तो हम लोग बोले जनरल सॉल्यूशन उसको कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जितना ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होने चाहिए। तो लिखिएगा, लिखिएगा, अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be general, a solution of differential equation is said to be general if it has, a solution of differential equation is said to be general if it has, if it has as many number of arbitrary constant, if it has as many number of arbitrary constant, a solution of differential equation is said to be general if it has as many number of arbitrary constant, if it has as many number of arbitrary constant as the order of the differential equation।
as the order of the differential equation if it has as many number of arbitrary constant as the order of the differential equation. आपने भी देखा होगा कि जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटअप करते हैं तो हमारे पास जैसे जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतने नंबर ऑफ टाइम्स हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपको वहीं से ऑर्डर का आइडिया हो जाता है. मान लीजिए दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं. कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं? दो आर्बिट्री कांस्टेंट. तो आपको पता है कि दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि ऑर्डर कितना हो जाएगा उसका? दो. तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जनरल सॉल्यूशन उसको कहेंगे जिसमें हम लोग बोलेंगे कि उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट हो जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है ना. सेकंड हम लोग बोलते हैं क्या? पर्टिकुलर सॉल्यूशन. तो मेनली जेई सिलेबस इन्हीं दोनों पे फोकस करेगा आपको, जनरल सॉल्यूशन और दूसरा क्या है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन. कोई बोले साहब पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे मतलब बनेगा? तो हम लोग बोले कि जो भी सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन हो जाए, द सॉल्यूशंस व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन कैन बी कॉल्ड एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन. जैसे कभी कभी होता है ना, देखा होगा आपने कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, बोलता है इसको सॉल्व करो और साथ में कंडीशन दे देगा कि y ऑफ 1 is 2 यानी f ऑफ 1 is 2, ऐसा दे दिया कंडीशन. तो फिर आप क्या करते हो कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट उसमें आया होता है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आप f1 इक्वल टू 2 लगाते हो, तो कोई कांस्टेंट मान लीजिए इवैल्यूएट हो गया, तो अब जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा. वो क्या कहलाएगा? एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा, है ना. जैसे आप लिख सकते हो, इफ अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन if a solution, yeah, a solution of a differential equation ज्यादा बेटर है. A solution of the differential equation which can be obtained, a solution of the differential equation which can be obtained from the general solution, a solution of the differential equation which can be obtained from the general solution, a solution of the differential equation which can be obtained from the general solution is called as, which can be obtained from the general solution is called as particular solution, is called as particular solution, is called as particular solution. ठीक है. फिर एक होता है बच्चों सिंगुलर सॉल्यूशन, है ना. इस पे वैसे बहुत ज्यादा फोकस नहीं होगा, लेकिन एक आध बार जेई एडवांस पूछ चुका है, तो इसलिए थोड़ा बहुत कभी कभी इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, है ना. थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, कहीं कहीं पे होगी. सिंगुलर सॉल्यूशन है ना. तो मेनली फोकस आपका इन्हीं दोनों पे रहेगा. सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो लिखिएगा a solution of a differential equation a solution of the differential equation which is not obtained from the general solution, a solution of the differential equation which is not obtained from the general solution is called as singular solution. A solution of the differential equation which is not obtained from the general solution, which is not obtained from the general solution is called as singular solution, है ना. is called as singular solution. ठीक है. तो मेरे ख्याल से इन तीनों पार्ट्स को हम एक बार किसी एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करते हैं ना, कि किसमें क्या कहना चाह रहे हैं. तो जनरल सॉल्यूशन उसको कहेंगे जिसमें एज मेनी नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन से मिल जाए, है ना, ऑब्टेन हो जाए. लेकिन सिंगुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाई तो करेगा, बट वो जनरल सॉल्यूशन से नहीं आ रहा होगा, वो जनरल सॉल्यूशन से नहीं आ रहा होगा. तो कोई बोले सर फिर जनरल सॉल्यूशन काहे का जनरल सॉल्यूशन है? तो बेटा जनरल सॉल्यूशन का डेफिनेशन ये नहीं है कि विच कंटेन्स ऑल द सॉल्यूशन, है ना. ये इसका डेफिनेशन नहीं है कि अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए जनरल सॉल्यूशन. नो. द डेफिनेशन ऑफ द जनरल सॉल्यूशन इज कि इट कंटेन्स एज मेनी नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट. तो जरूरी नहीं कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन हो ही, है ना, ऐसा भी जरूरी नहीं होता है ना.
तो इसलिए इस पे ज्यादा फोकस नहीं रहेगा, है ना, शीट का भी इतना फोकस नहीं रहेगा, बट हाँ आपको समझाने के पर्पज से हम आपको समझा देते हैं ताकि आप इतना लिटरेट हो जाएं कि भाई अगर आपके पास ऐसी कोई चीज आए तो आप उसको हैंडल करना सीख जाए, है ना। चलिए देखते हैं। अच्छा, तो मान लीजिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग लेते हैं गाइस, dy by dx इक्वल टू y लाइक दिस। सपोज दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। कोई बोले इसको सॉल्व कीजिए साहब, तो हम लोग चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग कि डिवाइड कर रहे हैं y से, तो ऑफ कोर्स आई विल अज्यूम y नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो मैंने इधर डिवाइड कर दिया, तो dy अपॉन y इक्वल टू dx, है ना। वेरिएबल्स ऐसे सेपरेट कर सकते हैं ना, तो इसलिए टेंशन की बात नहीं है। और इसको इंटीग्रेट कर लें, मतलब y वाला y के साथ और x वाला x के साथ, ताकि इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं आए। इसको कहते हैं हम लोग वेरिएबल सेपरेबल, अभी लिखवाएंगे कुछ देर में, है ना। तो dy अपॉन y का इंटीग्रेशन हो गया भाई ln मॉड y, और इधर हो गया आपका x प्लस सी। मॉड y यहां से क्या आ जाएगा भाई, e की पावर x प्लस सी, और y यहां से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ e की पावर x प्लस सी, ऐसा। ठीक है, अब यहां देखना, अब आप इसको जैसे प्लस माइनस e की पावर c है इंटू e की पावर x आ रहा है ना, तो ये तो कोई एक नंबर ही होगा, है ना, कोई एक नंबर ही होगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू ए ई की बार x, ऐसे। खोले b की बार x लिख दिया था सर, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो भी चलेगा। तो ले y इक्वल टू ए ई की बार x। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। यू कैन चेक आल्सो, जब आप इसका dy बाय dx लिखोगे तो इधर ए ई की बार x ही आएगा, है ना, इधर ए ई की बार x ही आएगा, और y खुद ए ई की बार x है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक a, और ऑर्डर क्या है ना, 1। तो यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस कैन बी कॉल्ड एज जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज हाउ जनरल सॉल्यूशन इज डिफाइंड। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा होता है कि भाई dy बाई dx है इक्वल टू y है, और y ऑफ 0 इज 2, ऐसा कुछ बोल देता है, फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन, ऐसा कहता है। तो हम लोग बोले कि इसको फिर इंटीग्रेट करके फिर आप वहीं तक पहुंचिएगा, y इक्वल टू ए की पावर x। अब दोबारा इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग इंटीग्रेट करके यहीं तक फाइनल पहुंचेगा, ये जनरल सॉल्यूशन है। अब हम इस कंडीशन को लगाएंगे, तो y 0 इज 2, तो दिस इज a इक्वल टू 2, यानी इसका एक सॉल्यूशन आया y इक्वल टू 2 e की पावर x। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सॉल्यूशन आप जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन कर रहे हैं दोस्त, तो इसको हम लोग कह सकते हैं भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, इनका भेद समझ गए होंगे, डिफरेंस समझ गए होंगे कि क्या चीज हो रही है। ठीक है ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब सिंगुलर सॉल्यूशन, तो पहली चीज सिंगुलर सॉल्यूशन जरूरी नहीं हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का हो, लेकिन सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो सोचे कैसे, है ना। तो जैसे इस केस में तो है, आपने ये जितना भी काम किया है ना जनरल सॉल्यूशन निकालने का, आपने y नॉट इक्वल टू 0 के लिए किया है ना। अब जैसे मैं सोचता हूं कि मान लो कि y अगर मान लो 0 है, y 0 है, y 0 है, परमानेंटली 0, है ना, एक्स एक्सिस टाइप की चीज। तो y 0 है, तो ये भी तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इट सेटिस्फाइज दिस। कैसे भाई? क्योंकि ऑफ कोर्स dy बाई dx कितने के बराबर होगा, तो अगर y 0 है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो dy बाई dx इज 0, और y खुद 0 है, तो 0 इक्वल टू 0 ऑलवेज है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये एक सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का दोस्त, ये एक सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। कोई बोले कि सर ये तो आ जाएगा ना जब a 0 हो जाएगा, जब a 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा। पहली चीज कि तुमने मान के चले हो y 0 नहीं है थ्रू आउट, तो फिर a 0 पे आ नहीं सकता, है ना। बाकी आप थोड़ा पीछे जाइए, a था क्या, e की पावर c, क्या e की पावर c 0 हो सकता है? आंसर इज नो, ये नहीं हो सकता, है ना। c रियल के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी क्या a 0 हो सकता है? आंसर इज नो, a कैन नॉट बी 0, क्योंकि e की पावर c है, तो a कैन नॉट बी 0। तो यानी आप समझ रहे हो ना कि ये एक सॉल्यूशन है जो जनरल सॉल्यूशन से नहीं आ रहा है, जो जनरल सॉल्यूशन से नहीं आ रहा है। क्योंकि जनरल सॉल्यूशन के लिए कोई बोले a 0 हो जाएगा किसी वैल्यू के लिए तो कर लेंगे अपन, तो आंसर इज नो, a 0 हो ही नहीं सकता, राइट। तो यानी आप यहां समझिएगा कि सॉल्यूशन है बट ये जनरल सॉल्यूशन से नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, दिस कैन बी कॉल्ड एज अ सिंगुलर सॉल्यूशन।
क्या तीनों टाइप के सॉल्यूशंस आपको क्लियर हैं, दिमाग में बैठ गए कि क्या क्या कब कब कैसे कैसे? अगर ऐसा है तो लिख दीजिए एक बार यस, और कोई लिख रहा है तो वेट डाल दीजिएगा। ठीक है, एक चीज नोट करके हमें लिखना है ना, जैसे हमें ये समझ में आता है क्या कि अगर हमें आर्बिट्री कांस्टेंट पता है, जैसे आप इसमें बतला सकते हो क्या, जैसे क्वेश्चन के हिसाब से ही समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक डिफरेंशियल ये एक फैमिली ऑफ कर्व है ना, कोई बतला सकता है कि इसका जो कोरोस्पोंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसकी ऑर्डर क्या होगी, है ना? क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कोरोस्पोंडिंग टू दिस, बताइए। इसके कोरोस्पोंडिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? गुड, बहुत बढ़िया, है ना? तो हम लोग हो सकते हैं इसका जो ऑर्डर है दैट इज टू, है ना? तो आंसर इज नो, द ऑर्डर इज नॉट टू, द ऑर्डर इज नॉट टू। रीजन, आप सोचो, आप जैसे आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, मान लो, है ना, आप इस चीज को इंटीग्रेट कर रहे थे, जैसे ये इंटीग्रेट कर रहे थे ना, इधर इंटीग्रेट कर दिया। अब कोई बच्चा बोले कि यार इधर मैंने एक और C1 ले लिया और इधर एक C2 ले लिया, तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट आ गए इसमें। कोई बोले कि नहीं मैंने उसको C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 लिख लिया, या कोई बोले कि सर मैंने यहां पे A लिख लिया और A के साथ एक B भी डाल दिया यहां पे, है ना? तो कोई बोले कि सर यहां पे A भी डाल दिया और B भी डाल दिया, तो ये इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 हो जाएगा। अरे क्या बेवकूफी है, आप दोनों कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को क्लब करके एक कर सकते थे। यानी आप यहां समझिएगा कि ये मामला ऐसा नहीं है जैसा आपको समझ में आ रहा है ना, कि आपने बोला कि सर इसका ऑर्डर 2 है, नहीं नहीं, आपने अगर ऐसे सोचा है e की पावर x इंटू ई की पावर b, तो आप इसको मिलाकर एक नया कांस्टेंट k बना सकते हो दोस्त। तो इसका ऑर्डर एक ही होगा। बहुत बार इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, है ना, बहुत बार ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं कि आपको दिख गया कि अरे यार चार चार है, आपने देखा और काम खत्म हो गया। भाई ऑर्डर बतलाने के लिए सिर्फ आर्बिट्री कांस्टेंट से बात नहीं बनेगी, नंबर ऑफ इफेक्टिव आर्बिट्री कांस्टेंट से बात बनेगी, या फिर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट से बात बनेगी। तो यहां जो इफेक्टिव नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है दैट इज ओनली वन, एंड हेंस द ऑर्डर इज गोइंग टू बी वन। तो हमेशा सोचा कीजिएगा कि जब कभी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए एक फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है और उसके ऑर्डर के बारे में आपसे जानकारी मांग रहा है, जानकारी पूछ रहा है कि भाई इसका ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहली चीज आप तुरंत से आर्बिट्री कांस्टेंट देखकर आंसर मत दीजिए। आप देखिए व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट या इफेक्टिव आर्बिट्री कांस्टेंट। को बोले से इंडिपेंडेंट और इफेक्टिव आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है दैट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर, वो फर्दर रिड्यूस नहीं हो सके, तब हम लोग बोल सकते हैं कि उस केस में जो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होने वाला है। ठीक है, तो यहां पे एक लाइन लिखिएगा आप लोग मेरी तरफ से कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू द इफेक्टिव और इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, है ना? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, order of differential equation is equal to the number of independent or effective arbitrary constant. Order of differential equation is equal to the number of independent or effective arbitrary constant. Independent or effective arbitrary constant. एक लाइन और भी लिख लीजिएगा इसमें, इसमें मतलब चेंज करके कि independent arbitrary constant means, independent arbitrary constant means, independent arbitrary constant means number of, independent arbitrary constant means number of
arbitrary constants, independent arbitrary constant means number of arbitrary constants cannot be reduced further. Number of arbitrary constants cannot be reduced further. Number of arbitrary constants cannot be reduced further, है ना, मतलब आगे हम उसको रिड्यूस ना करें कर पाए तो हम उसको बोलेंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, 1। तो आई होप आप सभी बच्चों ने लिख लिया होगा इस बात को। तो मेरे ख्याल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और ये सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट, अगर है तो कुछ पूछ लीजिए फटाफट से, और अगर नहीं है तो एक बार डन लिख दीजिए सो दैट हम आगे बढ़ पाए। तो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि हमें जो पढ़ना होता है भैया, ऑर्डर 1 और डिग्री 1 का डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना होता है। उसके भी कुछ टेक्निक्स होते हैं जो हम अब बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो टेक्निक है दैट इज वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल अपने नाम से ही मेरे ख्याल से आपको यह संदेश दे रहा है कि इस तरह के केस में वेरिएबल सेपरेट किए जाते होंगे ना, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब y वाले y के साथ चले जाएं और x वाले x के साथ चले जाएं। मतलब कुछ इस तरह का सीन बन जाए कि भाई fx dx प्लस gy dy इक्वल टू 0 टाइप का, या fx dx इक्वल टू gy dy, है ना, ऐसे कुछ कि fx dx प्लस gy dy इक्वल टू 0 या fx dx इक्वल टू gy dy टाइप का बन जाए, है ना। मतलब x वाले जितने भी हों वो सब dx के साथ चले जाएं, y वाले dy के साथ। तब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को जस्ट क्या करना होता है, इंटीग्रेट। और अगर आपका इंटीग्रेशन ठीक ठाक लेवल पे है तो इस फंक्शन को, इस पूरी चीज को इंटीग्रेट करके आप सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, आप सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो दिस इज व्हाट इज वेरिएबल सेपरेबल इज, है ना, दिस इज व्हाट इज वेरिएबल सेपरेबल इज। बहुत बार ऐसा भी होता है कि डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट नहीं होता, कुछ सब्स्टिट्यूशन करने से वेरिएबल सेपरेट हो जाता है। तो बहुत बार आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहा है, बट इफ यू आर यूजिंग सम काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। तो कुछ सब्स्टिट्यूशंस हम आपको बतलाएंगे भी, है ना, कि इस तरह के क्वेश्चंस या इस तरह के टाइप में आप ये सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। बट देयर कैन बी इनफाइनाइट वेज टू फ्रेम प्रॉब्लम्स, है ना। तो हर तरह के सब्स्टिट्यूशन बतलाए नहीं जा सकते, है ना। कुछ टिपिकल टाइप के जरूर बतलाए जा सकते हैं, कुछ स्टीरियोटाइप जरूर बतलाए जा सकते हैं, आपके साथ शेयर किए जा सकते हैं। बट हर एक प्रोफाइल डिस्कस करना इज इम्पॉसिबल, क्योंकि इनफाइनाइट तरीके से काम हो सकता है ना। तो इसलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस तो देखेंगे, है ना, लेकिन बाकी फिर आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन जज करके सोचना पड़ेगा कि क्या सब्स्टिट्यूशन यूज किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी निर्भर करेगा, बट डेफिनेटली कुछ प्रोफाइल्स हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई, इसको हम टाइप 1 कह रहे हैं, जिसमें आराम से खुद ब खुद आपकी थोड़ी सी मेहनत से, है ना, x वाले dx के साथ चले जाएं और y वाले dy के साथ चले जाएं और बाकी सब मेरे साथ आ जाए, है ना। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। पहला है ln dy by dx इक्वल टू ax प्लस by। करिए सॉल्व, होता जाए तो बताते भी जाइएगा। वैसे तो इजी सवाल है।
ठीक है भाई, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो आई होप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस बी वाई, ऐसा, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर बी वाई। अब y वाले y के साथ आ जाएं और x वाले x के साथ आ जाएं, तो दिस इज नथिंग बट e की पावर माइनस बी वाई डी वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स डी एक्स, और दोनों साइड इंटीग्रेट करना है ना, और फिर ये आ जाएगा ई की पावर माइनस बी वाई अपॉन माइनस बी इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन ए। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना ना भूलें, है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना ना भूलें, देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत से कुछ बच्चों ने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को उड़ाया है ना, तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, यू हैव डन इट, शाबाश, फाइनली, है ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई, है ना, इक्वल टू 0। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है भाई। चलिए x वाले x के साथ, y वाले y के साथ, है ना, तो मुझे लग रहा है कि x इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन डी एक्स और इक्वल टू माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई। तो भाई मेरे एक्स स्क्वायर प्लस वन से इधर डिवाइड कर दीजिए, और चाहो तो इसको वापस ले आओ, है ना, और इसको y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन से भी डिवाइड कर सकते हो, समझ गए होगे मेरे ख्याल से, है ना। ये एक वाई स्क्वायर प्लस वन इसके नीचे चल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन इसके नीचे आ गया, ये इधर आके प्लस हो गया, तो टू से एक और मल्टीप्लाई कर लो और अब इंटीग्रेट कर दो, है ना, उधर का इंटीग्रेशन मेरे ख्याल से कांस्टेंट आ जाएगा, है ना, इधर का इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। इधर का कितना आएगा, एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर इधर कितना आ जाएगा, एल एन वाई स्क्वायर प्लस वन। तो कोई बोले आ गया सर आंसर, हाँ आ गया, लेकिन बहुत बार आपके ऑप्शंस में हो सकता हो कि इस तरह के फॉर्मेट में आंसर नहीं हो, लॉग की प्रॉपर्टी हो सकता हो लगा दे, है ना, आपके आंसर्स में या ऑप्शंस में डायरेक्ट इस फॉर्मेट में ना होके इस फॉर्मेट में भी हो सकता है। और बोर्ड वाले क्वेश्चंस में खासकर ऐसे चेंज कर लेना चाहिए ना, बोर्ड वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत आ सकती है। और फिर जब आप इसको उधर ले जाके लिखोगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ई की पावर सी, ई की पावर सी इज अगेन कांस्टेंट, तो उसको आप के मान लीजिए या फिर से सी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दिस विल बी द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू के। तो फाइनली इस तरह के फॉर्मेट में सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, और बोर्ड एग्जामिनेशन में तो यार चेंज कर ही लेना ज्यादा बेटर रहता है, मतलब सिंप्लीफाई कर लेना कुल मिला के, ठीक है। आई होप लिख लिया होगा सभी बच्चों ने। थर्ड पे आते हैं, थर्ड पे वाई डैश साइन एक्स इक्वल टू वाई एल एन वाई, है ना, वाई एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू इज ई।
ओके गाइस, लेट्स सी क्या कर सकते हैं। इसमें देखिएगा y डैश इज dy बाई डी एक्स, तो मुझे लग रहा है dy अपॉन y ln y इक्वल टू cosec x dx, ये बन जाएगा ना, क्योंकि y डैश को आप क्या लिखिएगा, y डैश को आप लिखिएगा dy बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू वाई एल एन वाई, है ना। तो इसको डिवाइड कीजिएगा वाई एल एन वाई से, और इधर dx जाएगा और sin x नीचे आएगा, तो cosec x dx। तो अब दोनों साइड आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो बच्चों। इधर के साइड इंटीग्रेट करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एक सब्स्टिट्यूशन यूज करना चाहिए, एल एन वाई इक्वल टू यू। तो 1 बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू डी यू, ऐसा बनेगा। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं दिस इज डी यू अपॉन यू इक्वल टू cosec x dx। तो cosec x का कितना होता है, ln मॉड्यूलस ऑफ tan x बाई 2 प्लस c, ऐसा, ठीक है। और इस du अपॉन u को आप लिख सकते हो फिर से ln u मतलब ln मॉड्यूलस ऑफ ln y इक्वल टू ln मॉड्यूलस ऑफ tan x बाई 2 प्लस c। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जैसे लेफ्ट में ले आइए, तो लेफ्ट में लाइएगा तो ln मॉड्यूलस ऑफ ln y अपॉन tan x बाई 2 इक्वल टू c, ऐसा कुछ। और ये ln इधर जाएगा तो e की पावर c, यानी ln y अपॉन tan x बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस e की पावर c, है ना। अब x इक्वल टू पाई बाई 2 पे y e है, तो x को पाई बाई 2 रखो, y को e रखो, तो दिस विल गिव यू 1 ln, है ना। इसको चाहो तो एक कांस्टेंट नया मान लो a, है ना, इस पूरे को a मान लो, है ना। तो हम लिखिए ln y दैट इज ln e 1 और tan पाई 4 इज 1, तो a इज 1। को बोले सर इसके हिसाब से करेंगे तो देखो जब e की पावर c होगा तो 1, और जब माइनस e की पावर c होगा तो -1, यानी कि अल्टीमेटली ये साइड दोनों ही केस में आएगा तो 1 ही, है ना। तो यानी यहां से सीधा सीधा आंसर क्या आएगा, ln y इक्वल टू tan x बाई 2, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। और इसको अगर ऐसे लिखना है तो आप लिख सकते हो y इक्वल टू e की पावर tan x बाई 2। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा था, कि अगर यहां कोई बोलता है कि मैंने प्लस e की पावर c लिया साहब, तो आप इधर की साइड तो 1 ही आएगा, तो यानी e की पावर c की वैल्यू 1 आएगी। किसी ने बोला मैंने माइनस e की पावर c लिया, तो e की पावर c की वैल्यू -1 आएगी। तो यानी आप e की पावर c 1 ले रहे हो तो 1 आएगा प्लस के साथ, और माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, मतलब कुछ भी हो जाए इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 के बराबर आएगी। तो ये फाइनल और करेक्ट आंसर होगा, देख लीजिएगा y इक्वल टू e की पावर tan x बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कर्व passing through the point 0, -2 such that slope of the tangent at any of its points is equal to the ordinate of that point
increased by a factor of 3. Increased by a factor of 3 करेंगे बच्चों. ओके चलिए देखते हैं, है ना. बोला कि एक कर्व फाइंड आउट करना है जो कि 0, -2 से पास कर रहा है. अब देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है, नहीं जो प्रॉब्लम है वो वर्ड के थ्रू दिया हुआ है, इसमें कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन का मेंशन ही नहीं, मतलब सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है. मतलब आपको इस वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू समझना है और पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है. अगर वो गलत बन गया तो बात ही खत्म हो गई. तो पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन सही सही बनाना पड़ेगा और फिर उसको सॉल्व करने की टेक्निक सोचनी पड़ेगी. और ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ वेरिएबल से वेरिएबल, आगे भी जो टेक्निक सीखेंगे उसमें भी इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना. कि पहले खुद से ही डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, फिर उसको सॉल्व करने की टेक्निक सोचो, फिर उसके बाद सॉल्व करो इंटीग्रेट करके, है ना, इंटीग्रेशन लगाओ, फिर जो भी चीजें हैं उसके पार्ट एंड पार्सल वो यूज कीजिए, है ना. तो हम लोगों ने क्या 0, -2 से पहले पास कर रहा है, तो ये किस लिए देता है? ये इसलिए देता है कि लास्ट में जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा ना उसको इवेल्युएट करेगा ये. क्योंकि लास्ट में आपका एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा 0, -2 से उसको पास करा के उसकी वैल्यू निकालनी होगी. ठीक है, तो इसका पर्पस तो क्लियर हो गया. स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बच्चों लिखा जाता है किससे? dy/dx से. स्लोप ऑफ टेंजेंट किससे लिखा जाता है? dy/dx से. तो बोला कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, मतलब dy/dx एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, दैट इज y, इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 3, मतलब y+3. इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 3, मतलब ऑर्डिनेट को इंक्रीज किया है 3 से, तो यानी कि दिस इज इक्वल टू y+3. अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो dy/y+3 साफ साफ वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है दोस्त, है ना, इक्वल टू dx. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दिस इज ln मॉड्यूलस ऑफ y+3 गाइस इक्वल टू x प्लस c. यानी y+3 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू e की पावर x प्लस सी का प्लस माइनस, और y+3 यहां से क्या आएगा? a इंटू ई की पावर x, है ना, प्लस माइनस ई की पावर सी को फिर से मैंने क्या मान लिया? a के बराबर, है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही है, तो उसको a से आप रिप्लेस कर सकते हैं. अब 0, -2 की बारी है, तो x को जब 0 रखोगे तो y-2, तो -2 + 3 इक्वल टू a इंटू ई की पावर 0. तो यानी यहां से साफ साफ a की वैल्यू तो बना रही है इससे, यानी कि y इक्वल टू क्या आएगा? e की पावर x -3, है ना. दिस विल बी द राइट आंसर. ठीक है ना. ठीक है, कोई बोले सर दोनों ही ले लेते हैं, जैसे कभी ऐसा हो जाए कि यार प्लस माइनस ई की पावर x, जैसे अभी एक आंसर में कहीं दिख रहा होगा आपको भी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप y+3 इक्वल टू माइनस ई की पावर x लोगे ना तो ये फैल जाएगा, ये गलत है. क्योंकि आप x को 0 लोगे, y को -2 लोगे, तो y को -2 लोगे तो ये साइड 1 है और ये साइड -1 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी सिर्फ यही वाला सेटिस्फाई करेगा. क्लियर है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ इसी की बात करेंगे, देख लीजिएगा, है ना. कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं. और भी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं. हाँ, दिस वाज फोर्थ वन. फाइंड द नेचर of the curve not passing through the origin for which the length of normal
is equal to radius vector of point P, है ना. Find the nature of the curve not passing through the origin for which the length of the normal at any point P is equal to the radius vector of the point P. Guys, आपने यहाँ एक टर्म देखा नया, radius vector. What is radius vector? Radius vector is of point P, है ना. This is distance of P from origin, है ना. रेडियस वेक्टर किसको कहेंगे भैया? कि P का जो डिस्टेंस होगा, कहां से? P का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम ओरिजिन, है ना, दैट विल बी कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर. करिए सॉल्व. ओके. चलिए देखते हैं. तो बोला कि लेंथ ऑफ द नॉर्मल, याद है क्या? लेंथ ऑफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई, है ना. याद कीजिए. लेंथ ऑफ द नॉर्मल मैंने बताया था कि दैट इज मॉड्यूलस ऑफ वाई इंटू, है ना. लेंथ ऑफ द नॉर्मल मैंने बताया था मॉड्यूलस ऑफ वाई इंटू रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर. एम क्या है बच्चों? आपका dy बाई डी एक्स. याद कीजिए, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बताया गया फॉर्मूला है आपका. टैंजेंट एंड नॉर्मल वाले में मैंने आपका इस फॉर्मूले के बारे में बताया था ना, कि y इंटू रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर ऑफ द पॉइंट P. तो रेडियस वेक्टर इज ओरिजिन से डिस्टेंस. तो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा बॉस? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. P पॉइंट को हमने यहां पे माना है बच्चों x कॉमा वाई. डायग्राम बनाना हो तो बना लो, है ना. बाकी मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला मुझे पता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं ना. एक का पता है x कॉमा वाई पे आपको लेंथ ऑफ नॉर्मल. लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है बच्चों? मॉडुलस ऑफ y इंटू रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर. टेंजेंट रहता तो क्या रहता था? y बाई एम रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर. लेंथ ऑफ टेंजेंट, है ना. लेंथ ऑफ सब टेंजेंट रहता था तो क्या होता था? y बाई एम का मॉड. लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होता तो क्या होता था? मॉड ऑफ एम वाई. ये सब बताया गया है ना, तो आप चेक कीजिएगा अगर आपको याद हो तो. अब दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए. तो जब इस रिजल्ट को स्क्वायर कीजिएगा तो वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यानी यहां से कितना बन रहा है बॉस? वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ये गया, और यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि dy बाई डी एक्स इंटू वाई, है ना, इक्वल टू प्लस माइनस एक्स. यहां पे देखना ध्यान से, है ना. ये बना. अब वेरिएबल सेपरेट हो रहा है इजिली, तो वाई डी वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स डी एक्स, है ना. चाहो तो एक 2 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड. तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2y dy इज वाई स्क्वायर एंड दिस इज प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी. यानी दो कर्व बन रहे हैं. ऑफ कोर्स ये 0 0 से पास नहीं कर रहा है, तो एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी मतलब सर्कल टाइप का बनेगा, और दूसरा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, दैट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या फिर हाइपरबोला आप बोल सकते हैं ना. तो सर्कल एंड हाइपरबोला. ठीक है, क्लियर है आई थिंक. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द कर्व find the curve for which the segment of tangent
contained between the coordinate axes is bisected by the point. Curve passes through टू कॉमा थ्री, है ना? करेंगे सॉल्व। यस, चलिए देखते हैं बच्चों, है ना? बढ़िया सवाल है ना? इजी भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग बोले कि एक कर्व है, एक कर्व है, और बोले कि जो सेगमेंट ऑफ टेंजेंट है विच इज बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मान लो ऐसा कोई कर्व है, कर्व इज लाइक दिस, और अगर कोई कहता है भाई सेगमेंट ऑफ टेंजेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ध्यान से देखना, तो व्हाट इज द सेगमेंट ऑफ दिस टेंजेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस? तो भाई बहुत क्लियर है ना कि ये जो सेगमेंट है यही है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो फाइंड द कर्व फॉर व्हिच द सेगमेंट ऑफ टेंजेंट कंटेन्ड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज द सेगमेंट ऑफ टेंजेंट कंटेन्ड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना, इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट। मतलब ये जो सेगमेंट है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज बाइसेक्टेड विद बाय दिस पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, दिस इज बाइसेक्टेड। तो यानी इस पॉइंट पे अगर बाइसेक्टेड है भाई, तो ये दोनों तो बराबर ही हो गए ना, इक्वल हो गए, बाइसेक्ट है। तो ये पॉइंट लिख सकता हूं क्या? आंसर इज यस, बहुत इजीली लिख सकते हो, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अगर x है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2x होगा, तभी 2x प्लस 0/2 इज गोइंग टू बी द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P, है ना। इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा दोस्त? 2y। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का क्या रहेगा? ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट का स्लोप खट से लिख दो, dy बाई dx, है ना। टेंजेंट का स्लोप एट एनी पॉइंट x, y इज गोइंग टू बी ऑलवेज dy बाई dx। और इसी टेंजेंट का स्लोप एक और तरीके से लिख सकते हो, 2 पॉइंट फॉर्म, 2y माइनस 0, 0 माइनस 2x। तो यानी कि दिस इज माइनस y बाई एक्स। क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं इजिली? dy अपॉन वाई इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। चाहो तो इसको भी इधर ले आओ, इसको भी इधर ले आओ, तो इंटीग्रेट करोगे तो dy अपॉन वाई इज ln मॉड वाई प्लस ln मॉड एक्स इक्वल टू सी। लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कितना आएगा भाई? ln मॉड्यूलस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी, यानी एक्स वाई यहां से फिर से क्या आ रहा है? प्लस माइनस ई की पावर सी, दैट कैन बी रिटन एज एनीथिंग कांस्टेंट के। यानी फाइनली आपका कर्व आ रहा है बच्चों एक्स वाई इक्वल टू के टाइप का, और ये 2,3 से पास कर रहा है, तो यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 इसको सेटिस्फाई करेगी, तो k आ गया 6, और k 6 आ गया, तो यानी कि हमारे पास कर्व क्या रहेगा भाई? एक्स वाई इक्वल टू 6। देख लो, क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट
द कर्व पासिंग थ्रू इजी है 1,2 for which the segment of tangent between P and T is bisected at its point of intersection with the y-axis is a parabola. Is a parabola. There is this point P, x comma y. There is this point T, and this point is M. है ना? सॉल्व कीजिए. देखते हैं बच्चों, है ना? चलिए, तो जैसे यहां पे फिर से टेंजेंट है, आपको दिख रहा होगा, है ना? तो टेंजेंट है तो फिर से dy by dx, ठीक बात है ना? और दूसरी बात आप यहां देख सकते हैं कि m का y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा दोस्त, तो t का x कोऑर्डिनेट हैज टू बी -x मेरे दोस्त. क्यों? क्योंकि अगर ये -x है, ये x है, तो ही इसके मिड पॉइंट का 0 आएगा, है ना? 0 आएगा. कोई पूछे y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ये 0 है, ये y है, तो बच्चों ये y/2 हो जाएगा. बहुत इजी है. तो ये -x दिख रहा है और ये x, y दिख रहा है, तो इसका स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से लिखो, तो y अपॉन x माइनस माइनस ऑफ x दैट इज 2x. ये बन गया. क्या बन गया? y अपॉन 2x. आपको बोले इसके आगे सर सिंपल है यार, वेरिएबल सेपरेट करते हैं ना, dy अपॉन y, 2 इधर ले आओ, इक्वल टू dx अपॉन x. इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो दिस इज 2 ln mod y, है ना, इक्वल टू ln mod x प्लस c. इसको इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा 2 ln मॉड्यूलस ऑफ y स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू c. मतलब y स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस e की पावर c, एंड दैट इज a अगेन, दैट इज a अगेन. तो y स्क्वायर इक्वल टू ax टाइप का बन गया. अब ये पास किससे कर रहे हैं भाई? ये पास कर रहे हैं 1,2. तो x को 1 और y को 2 रखोगे तो a इज 4, तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 4x. समझ रहे हो क्या आ जाएगा? y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4x. तो दिस इज गोइंग टू बी द कर्व. ठीक है, एक बार कोई बतलाएगा लास्ट क्लास में होमवर्क क्या था? व्हाट वाज द होमवर्क इन द लास्ट क्लास?
हाँ, किसी को कुछ पूछना हो इसमें तो जल्दी बतला देना यार, है ना। किसी बच्चों को इसमें डाउट पूछना हो तो बतला दो फटाफट से। एक्सरसाइज 5 19 to 32 एंड एक्सरसाइज 6 1 से 10 में किसी को कोई डाउट पूछना हो तो बताएं फटाफट से। एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 3 16 एंड 22। 3 16 एंड 22। थ्री में तो क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 5 के 3 में, आई थिंक ये एक्सरसाइज 5 का 3 है। देख लो, कंफर्म कर लो, क्या यही सवाल पूछा जा रहा है। साइन पाई 0 से पाई बाई 2 साइन मॉड्यूलस ऑफ आई थिंक 2x माइनस अल्फा dx। है ना, ऐसा कुछ है। और अल्फा की वैल्यू बतला रही है 0 से पाई है। तो यानी x यहाँ पे जैसे 0 से पाई बाई 2 दिख रहे हैं, तो 2x तो 0 से पाई है ना। 2x 0 से पाई ही होगा। और मतलब अल्फा अगर x 0 से पाई बाई 2 जा रहा है तो बीच में ही मिलेगा यार, बीच में ही मिलेगा या क्या। बीच में ही मिलेगा। आई थिंक अल्फा बाई 2 पे कुछ होगा खेल। जैसे अल्फा अगर 0 से पाई है तो अल्फा बाई 2 हैज टू बी बिटवीन 0 से पाई बाई 2, है ना, ऐसा कुछ होगा। तो यानी जब x 0 से, यानी x जब 0 से पाई बाई 2 तक चल रहा होगा तो अल्फा बाई 2 उसको बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा, है ना। तो यानी इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 0 से अल्फा बाई 2 और फिर देन इज अल्फा बाई 2 से पाई बाई 2। तो इस वाले केस में x अल्फा बाई 2 से छोटा है, यानी 2x अल्फा से छोटा है, मतलब 2x माइनस अल्फा नेगेटिव है। तो यानी मॉड कैसे खुलेगा, विथ माइनस साइन। और माइनस साइन से खुलेगा तो ये कुछ ऐसा आएगा, साइन 2x माइनस अल्फा dx। वेरी इजी टू इंटीग्रेट। लेकिन जब इधर पाई बाई 2 से बड़ा हो जाएगा तो मुझे लग रहा है ये पॉजिटिव खुलेगा, दैट इज साइन 2x माइनस अल्फा dx। आई होप इट वर्क्स, है ना। इसके बाद आप कर लीजिए, मॉडुलस ओपन करना है, सिंपल। तोड़ के करोगे तो ऐसे ही आएगा, है ना। बाकी आप चाहो तो इसमें सब्स्टिट्यूशन करके भी निकाल सकते हो कि भाई 2x माइनस अल्फा को हमने t मान लिया, तो ये बन जाएगा साइन मॉड t। और dx निकालोगे तो dt बाई 2 आएगा, मतलब हाफ dt। जीरो पे इसकी वैल्यू माइनस अल्फा आ जाएगी और पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस अल्फा, ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है। और साइन मॉड टी के बारे में अगर बात करोगे तो साइन मॉड टी का ग्राफ तो शायद ऐसा ही होता है। और ये माइनस अल्फा मतलब इधर कहीं आएगा, और माइनस अल्फा से अगर आप पाई माइनस अल्फा तक में जाओगे, मतलब ये पाई वाला पॉइंट है और ये माइनस पाई वाला पॉइंट है, तो अल्फा इज 0 से पाई, तो माइनस अल्फा इज बिटवीन माइनस पाई से 0। तो अगर ये माइनस अल्फा वाला पॉइंट है तो यहां से यहां जब आप जाओगे तो यहां से यहां इंटीग्रेट करोगे तो क्या ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा क्या। देख लो एक बार, देख लो एक बार, कुछ लग रहा है क्या ऐसे वाले में। लेकिन लग मुश्किल ही लग रहा है मुझे तो ये।
अगर ऐसा हो जाता है तब तो ये वाला पोर्शन अगर इसको कर देता है तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, हाफ इंटू 2 1 आ जाएगा फिर। ठीक है, बाकी इससे भी आ ही जाएगा। बाकी सिमेट्री दिख तो रहा है यार, क्योंकि ये जो अल्फा से जीरो के बीच का है और ये जीरो से जो अल्फा के बीच का होगा या माइनस अल्फा के बीच का होगा, ये सब तो सेम ही होते हैं ना, ये सब तो सेम ही होते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से 1 ही आएगा अगर। मतलब सिमेट्रिक उठता है ना, ये जैसा उठता है इधर है ना, ऐसा ही इधर भी गिरता है। तो इधर भी अल्फा डिस्टेंस है, इधर भी अल्फा डिस्टेंस है, इधर भी अल्फा डिस्टेंस है। तो मुझे लग रहा है यार इसकी वैल्यू 2 ही आ जाएगी फिर से, तो हाफ इंटू 2 1 हो जाएगा, है ना। तो एक तो ये सवाल था शायद, फिर 3 के बाद एक 16 है, फिर 22 है। बाकी इसको भी इंटीग्रेट करोगे तो आ तो जाएगा 16। 16 इज अ मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, है ना। 16 में क्या कहता है भाई, जीरो से इंफिनिटी x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ। ऐसा कुछ ओके। इसके ऑप्शन में ही कुछ हिंट दिख रहा है। तो पहले इसमें x को 1/t रख देते हैं पहले। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये इंफिनिटी टू जीरो हो जाएगा पहली चीज, और यहाँ 1/t आ जाएगा। यहां पे लिखिएगा तो 1 प्लस 1/t, और यहां आ जाएगा 1 प्लस 1/t², और dx का मसला आ जाएगा -1/t²dt। यानी कि दिस इज गोइंग टू बी माइनस का तो पलट जाएगा जीरो से इंफिनिटी गाइस, है ना, जीरो से इंफिनिटी देख लो आप। और ये एक t तो कट जाएगा इधर से, और एलसीएम लोगे तो नीचे भी मुझे लग रहा है कि t+1 इंटू t²+1 दोबारा से आएगा, ऐसा ही कुछ ना। कुछ गड़बड़ा गया क्या? मुझे लगा था कि कुछ हिंट विंट मिल गया लगता है। नहीं 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 नहीं, ये इससे कैसे कट गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गड़बड़ा गया। हाँ नहीं नहीं ठीक था, -1/t², ये से कटेगा नहीं भाई, है ना। हाँ ये दोनों नीचे ही हैं, ये दोनों नीचे ही है भाई। तो ये मुझे लग रहा है कि -1/t³ आएगा dt, है ना। नहीं नहीं, माइनस का तो प्लस हो गया क्योंकि मैंने इधर इंटरचेंज कर दिया। और नीचे देखना, इसके एलसीएम में t³ बनेगा, ये कट जाएगा। यानी कि इसको आप दोबारा से i को लिख सकते हो गाइस, जीरो से इंफिनिटी dx अपॉन x+1 इंटू x²+1। और अगर ऐसा है तो आप इन दोनों को अब ऐड कर दो तो 2i आ जाएगा, नीचे सेम सेम है। तो यानी कि x+1 ऊपर क्रिएट हो जाएगा और नीचे x+1 इंटू 1 प्लस x² आ जाएगा। ओके डन। तो मेरे ख्याल से ये tan इनवर्स x आ जाएगा, tan इनवर्स इंफिनिटी इज π/2, तो i की वैल्यू शायद π/4 टाइप की कुछ आ जाएगी। दिस वाज 16 नंबर क्वेश्चन फॉर यू। 22 is a good question. 22 is a good question. This is f of fx इक्वल टू 1 माइनस एक्स दिया हुआ है ना, ये ऐसा दिया हुआ है। तो आप इसमें x की जगह fx रख दो तो ये शायद कुछ बन जाएगा f of x इक्वल टू 1 माइनस fx, ऐसा बन जाएगा। और इसकी वैल्यू ऊपर से 1 माइनस एक्स रख सकते हैं आप, तो f of 1 माइनस एक्स प्लस fx इक्वल टू 1 आ जाएगा। और अगर ऐसा है तो आप देख सकते हो कि इसका आगरा ऑप्शन में x को 1/4 डाल के निकाला जा सकता है। फिर अगर आप j निकालोगे तो j में आप चाहो तो क्वीन लगा दो, तो 0 से हाफ fx प्लस f of 1 माइनस एक्स, है ना। और इसकी वैल्यू मुझे लगता है 1 है, तो इसकी वैल्यू हाफ आ जाएगी। तो ये 1/4 पे आ जाएगा, j की वैल्यू हाफ हो जाएगी, c आप निकाल लीजिएगा, उससे समझ में आ जाएगा। तो दिस इज एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 7 एंड 6 का c है, पता नहीं क्या है। 6 का c बाद में लिखा है, 7 पहले लिखा है।
6 का सी मेरे ख्याल से तो बताया हुआ सवाल है ना, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं। इसमें शायद है अल्फा से बीटा dx अपॉन क्या लिखा हुआ भाई, x इंटू रूट अंडर x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स, है ना, ऐसा ही है। तो मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, है ना, ये आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए। x इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, मेरे ख्याल से यही काम करेगा, और तो क्या होगा, यही होगा ना। आई थिंक दिस शुड वर्क। अल्फा पे शायद ये अल्फा साइन स्क्वायर थीटा 0 आ जाएगा, और बीटा पे पाई बाई 2 आ जाएगा, और dx जैसा कि बहुत बार निकाला मैंने, डू बीटा माइनस अल्फा साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर आना चाहिए आपका x की जगह अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। और इसमें जैसा कि आपको पता ही है कि क्या निकलता है, x माइनस अल्फा निकालते हैं तो बीटा माइनस अल्फा दोनों में आता है, तो ये आता है साइन थीटा कॉस थीटा। तो मुझे लगता है ये तो मैंने करके दिखाया हुआ है क्लास के अंदर, है ना, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और ऊपर नीचे हम सेक स्क्वायर थीटा यूज कर लेंगे शायद, तो सेक स्क्वायर थीटा, और इधर मुझे लगता है कि बीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा बन जाएगा। तो आई थिंक ये सब बताया हुआ है यार, इसमें तो क्या ही है, करो, है ना, ये tan इनवर्स वगैरह में आएगा, सॉल्व होगा, इसमें क्या है, ये सिंपल क्वेश्चन ये होना चाहिए था। फिर देन कम्स क्वेश्चन नंबर 7, है ना, 7 देख लेते हैं एक बार। 7 में देखने में इंडेफिनिट बनाया हुआ है, बट सॉरी डेफिनिट बनाया हुआ है, बट इसमें डेफिनिट कुछ नहीं है, इसमें इनडेफिनिट है एक्चुअली, बस लिमिट्स रख दिया है। तो बहुत बार इस तरह की मक्कारी की जाती है सवालों में, है ना, जेई भी कर चुका है कि डेफिनेट जैसा कुछ नहीं है, इनडेफिनिट को ही रख दिया है ना। तो इसमें क्या करो कि आप 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो पहले तो दिस विल बिकम 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स से करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना। इसमें से एक एक्स स्क्वायर निकाल लो तो x बाहर आएगा, अंदर आएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर निकाला है ना। इससे भी आप एक x निकाल लो, है ना, एक x निकाल लो, तो एक x निकालोगे तो यहां बनेगा आपका x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2, और इधर है x इंटू रूट अंडर 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, और ऊपर से भी एक एक्स स्क्वायर निकाल ही लो, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस तरह के खेल आपको पहले भी, है ना, ये खेल तमाशा करवाया गया है। इस तरह के केसेस में अंदर वाला जो है ना 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस एक्स को आप यू स्क्वायर मान लीजिए, सो दिस विल बिकम माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, dx इक्वल टू 2u du। तो यानी ऊपर देखोगे तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो माइनस 2u du, नीचे यू स्क्वायर का u आ जाएगा, और यहां देखो x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 इज यू स्क्वायर, सो दिस इज यू स्क्वायर प्लस 1, वेरी इजी इंटीग्रेशन। अब जैसे ही आपने सोचा कि भाई 0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, तो इन्फिनिटी 0 प्लस पे, और 1 पे मुझे लग रहा है कि 3 आ रही है, नहीं सॉरी रूट थ्री, तो ये मेरे ख्याल से tan इनवर्स u बन जाएगा, सिंपल इंटीग्रेशन आएगा। और कोई ये तो जल्दी बतला दे, और नहीं तो लास्ट पार्ट अपन देख लेते हैं, 11 से 24, है ना, एक्सरसाइज 6। इसके अलावा कोई पार्ट बचा हुआ है क्या डेफिनेट में, तो जल्दी बतलाएं। इज देयर एनीथिंग मोर लेफ्ट इन डेफिनेट, तो जल्दी बतलाएं।
ओके देन, फिर हम लोग इस सेशन को यहाँ एंड करते हैं। आई होप ठीक है, चलो जी, बाय बाय, टेक केयर।